हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, मौज मस्ती काट रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि आज मौज मस्ती के साथ आपके लिए एक और सुपर डुपर स्पेशल वीडियो लेके आ चुका हूं चैप्टर 8 की, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बहुत ही बड़ा चैप्टर है एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई तुम्हें अभी आगे 10th भी करनी है ना। कुछ बच्चे तुम में से मेरी तरह होते हैं जो पहले सोचते थे भैया हमें तो मैथ्स ही लेनी आगे जाके, है ना। ओहो, ये तो मैंने क्या बोल दिया, अब लड़ाई ना हो जाए। देखो भाई, अपना अपना चॉइस है, किसी को बायो लेनी, किसी को मैथ्स लेनी। अगर तुम्हें बायो लेनी ना भाई, ये चैप्टर घोट के पीना पड़ेगा तुम्हें एकदम ढंग से। और अगर तुम्हें बायो नहीं भी लेनी तो भी तुम्हें 10th के एग्जाम्स देने हैं ना, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको स्टिल सुपर मौज मस्ती के साथ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई हमेशा मौज मस्ती के साथ ही मजा आता है। ठीक है, मात्र 20 से 25 मिनट में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक एक चीज नहीं पढ़नी है। मेन मेन चीजें आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ओ बाप रे भाई, 1 मिनट वेस्ट कर दिया। चलो अब फटाफट पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है जी, चलो अब सेल होता क्या है, इसके क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, यही सब अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो भैया सबसे पहले क्या होता है सेल, मुझे ये बता दो। देख भाई, एक लाइन में याद रखना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। क्या होता है भैया सेल? किसी भी ऑर्गन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी कि जिससे मिल मिल के एक पूरी बॉडी बनी होती है, एक पूरा ऑर्गन बना होता है, उसे कहते हैं सेल, है ना। सेल को आप कैसे समझ सकते हो? ईंटों की तरह समझ सकते हो। ईंट होती है ना, ईंट जोड़ जोड़ के एक पूरा घर बन जाता है। तो पूरा घर बना किससे? एक्चुअली ईंट से। तो ईंट को आप सेल से कंपेयर कर सकते हो। सिमिलर हमारी बॉडी होती है जो कि सेल से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं भैया डिस्कवरी ऑफ सेल की। भैया सेल किसने डिस्कवर करे? सेल को डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वो क्या कर रहा था, ऐसी उसे लकड़ी का कॉर्क का एक पीस होता है, उसने उसको मजे आ रहे थे मैग्नीफाइंग ग्लास से, उसने देखा तो उसको क्या देखा, उसको एक हनी कोम स्ट्रक्चर दिखा। यहाँ फोटो देखो, उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। उसने कहा यार ये छोटे छोटे डब्बे 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 क्या हैं? तो उसने बहुत दिमाग लगाया। उसे लगा कि ये तो एकदम हनी कोम जैसा लग रहा है। फाइनली उसने उसका नाम क्या रख दिया, उसने इस जो छोटे डब्बे थे इसको टर्म करा, इसका नाम रखा सेल। तो रॉबर्ट हुक वो इंसान था जिसने ये नाम रखा था। अब बात करते हैं द सेल की। अब हम अच्छे से डीप में घुसेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल इज द लिविंग और इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, अब तो अच्छे से रट लो इसको। क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गन, एनी बॉडी, एनी ऑर्गेनिज्म। किसी की भी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। ओके जी, आगे समझ में। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर जी? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट बहुत तेजी से कवर करेंगे और सब कुछ समझेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल शेप एंड नंबर। अब आगे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल का नंबर होता है, अलग अलग सेल की शेप होती है एंड अलग अलग सेल का साइज होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल। आप इमेजिन करो हमारी बॉडी में कितने सेल होंगे? बाई ट्रिलियंस में। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। एंड बेस्ट पार्ट पता क्या है? सारे एक दूसरे से अलग हैं, सबके सब अलग हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेम सबका सेम साइज हो गया। अप्रॉक्स हो सकता है बट सब अलग अलग होते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग हैं सेल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। क्या बोलते हैं उनको? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। कोई भूलेगा तो नहीं? मल्टी मतलब बहुत सारे, सेल्यूलर मतलब सेल। तो ऐसे सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। क्लियर? अब आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल, हमारी बॉडी में इस समय ट्रिलियन बिलियंस ऑफ सेल हैं, वो शुरुआत कहां से होती है उस सब की? एक सिंगल सेल से। इसके जस्ट बाद एक चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन, बड़े और एक्साइटेड होते हैं बच्चों से पढ़ने के लिए। तो उसमें आप अच्छे से सीखोगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी कैसे एक सेल से बनती है और फिर उसके बाद उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऐड जाते हैं। राइट? तो कोई भी बड़ी से बड़ी बॉडी की शुरुआत कहां से होती है? हमेशा एक सिंगल सेल से। राइट? चलो अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। मल्टी सेल्यूलर तो भैया समझ में आ गया। दूसरा कौन सा बचा? सिंपल है यार, तो खुद बताएगा। यूनिसेल्यूलर, जिसमें एक ही सेल है और वो पूरा ऑर्गेनिज्म है। मतलब एग्जाम्पल के लिए देखो अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा में सिर्फ एक सेल होता है, यहाँ पे पैरामीशियम में भी एक ही सेल होता है, बट स्टिल ये एक फुल फ्लेजेड बॉडी है। मतलब ये प्रॉपर बॉडी है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। ये सारे मेन काम करते हैं हमारी बॉडी की तरह। भाई देखो अमीबा जो होता है ना, वो खाने को पकड़ता है, डाइजेस्ट करता है, रिस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, उगता भी है और रिप्रोड्यूस तक करता है। तो ये सारे वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो एक ह्यूमन करता है। तो इसीलिए ये भी क्या हो गए? ये भी एक ऑर्गेनिज्म हो गए प्रॉपर हमारी ही तरह।
बस इसमें डिफरेंस क्या है, इनके पास एक ही सेल है, हमारे पास मल्टीपल सेल है, हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज हैं, ठीक है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज, फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा डिफरेंस सीख सकते हो। देखो क्या बोला मैंने, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्या, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। तो टिश्यू क्या होते हैं, इससे आपने टिश्यू की डेफिनेशन बनाई। टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज इन टर्म फॉर्म ऑर्गन, और ये टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। आ गया समझ में। चलो जी, अब बात करते हैं, हमने नंबर की बात कर ली, अब शेप की बात कर लेते हैं। देखो अभी हमने अमीबा देखा ना, अमीबा की कोई शेप थी, टेढ़ी मेढ़ी एंडी कैसी भी हो सकती है। तो भाई इस शेप का साइंटिस्ट ने कुछ तो नाम रखा होगा, तो उन्होंने नाम रखा स्यूडोपोडिया, इसकी शेप का। क्यों, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब फीट। तो इसके जो पैर है ना वो फॉल्स फीट है, यानी कभी वो छोटे जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी गायब भी हो जाते हैं, है ना। तो अभी आप ये सीखोगे कि इनका क्या फ़ायदा होता है आने वाली क्लासेस में। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, ब्लड का एक पार्ट होता है, आने वाली क्लास में अच्छे सीखोगे, बट अभी इतना समझ लो हमारे ब्लड में एक सेल होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये भी कैसे हैं, सिंगल सेल होता है, एक इकलौता सेल विच कैन चेंज इट शेप, इसकी भी शेप चेंज होती रहती है। बट एक WBC क्या है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल जो है WBC कहते हैं, एक सेल है। और वहीं पे अमीबा क्या है, वो एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म है जो कि अकेले जिंदा रह सकती है। पर हमारा WBC जो है उसको बाहर निकाल के छोड़ दो तो वो उसकी कोई और लाइफ नहीं है, वो तो मर जाएगा, वो बॉडी के अंदर ही जिंदा है। अब देखो, अब साइज शेप की बात कर रहे थे, तो जनरली जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, स्पेरिकल या इलोंगेटेड। ये कौन से, राउंड है। ये थोड़े लंबे ऐसे भी हो सकते थे, ठीक है, थोड़े पतले और भी हो सकते थे, ये सब इलोंगेटेड में आ जाता है। उसके अलावा सम आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द एंड्स, यहाँ पे आप दूसरे वाले देख सकते हो, ये कैसे लॉन्ग और पॉइंटेड एट द एंड। और कुछ स्पिंडल शेप के भी होते हैं और ब्रांच, जैसे स्पिंडल शेप, ब्रांच शेप, हर तरीके के शेप के आपको सेल्स मिल जाएंगे। अभी आपको बस इनके जनरल याद रखने, नाम वाम की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो इतना, आगे वाली क्लासेस में छोड़ दो यार, वो सब तुम पढ़ लोगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल की, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जितना भी माल मसाला है वो सब किस में होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर बंधा हुआ होता है। एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है जिसके अंदर वो सब होता है। अब ये मेम्ब्रेन क्या करती है, एक सेल को शेप देती है। अगर यही मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही तो शेप आएगी बाहर की। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द, और इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वॉल भी होती है, उसे कहते हैं सेल वॉल, है ना। ये क्या करती है, कवर करती है मेम्ब्रेन को। प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये शेप, एक तो शेप देती है और रिजिडिटी, ऐसा ना हो कि बस टच किया पटाख से सेल टूट गया, फूट गया, मर गया, ऐसे नहीं, थोड़ा पावर होनी चाहिए ना, दमदार होनी चाहिए, दूध पीना चाहिए। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल, ठीक है जी। अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। देखो भाई एक्सेप्शन हर जगह है, कुछ सेल बड़े होते हैं, कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं, कुछ सेल, बट जनरली बात करें तो सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और हम अपनी नॉर्मल आइज से उन्हें नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक साइज में होते हैं। मतलब भैया सिंपल है यार, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ये सिंपल था यार, क्या बकवास क्वेश्चन पूछा बप। चलो अगला, द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ऐसा नहीं है भैया कि हाथी के सेल तो बड़े ही होंगे, चूहे के सेल तो छोटे ही होंगे, चींटी के सेल तो बिल्कुल छोटे छोटे, नहीं, सेल बराबर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल क्या होता है, जो हमारी बॉडी में सेंस कि हम जल गए तो हम पता कैसे चलेगा हम जल गए, दिमाग तक जो सिग्नल पहुंचाते हैं वो नर्व सेल होते हैं, है ना। अब चाहे वो एलिफेंट हो चाहे रैट हो, दोनों में सेम साइज के होंगे, डज नॉट मैटर बॉडी ओवरऑल कैसी दिखती है। तो ये समझ में आ गया आपको, दोनों का सेम फंक्शन है। अब आ चुके हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। Similarly, different organs of a plant perform specialized function. For example, root help in absorption of water, mineral and एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होता क्या है, ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में हर ऑर्गन एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कोई डाइजेशन कर रहा है, कोई सांस ले रहा है, कोई खाने को पचा रहा है, कोई एक्सक्रीट कर रहा है, राइट। अब देखो हर ऑर्गन बना किससे होता है, एक स्मॉलर पार्ट से बना होता है जो कि कहते हैं टिश्यूज। और टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। डेफिनेशन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, याद करनी। क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स को मिला दिया जाता है तो एक ग्रुप ऑफ सेल बनता है एक जैसा, जिनका फंक्शन एक जैसा है, मतलब जो एक जैसा काम करते हैं, और उसे हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। आगे समझ में, टिश्यू पेपर वाला नहीं। अब आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑलमोस्ट लास्ट यूनिट, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, वो क्या है, पार्ट ऑफ द सेल। अब हम एक सेल के देखो मेन ना 3 ही पार्ट होते हैं, सोचो बस 3 पार्ट, और अब आप देखो इसे कितनी देर तक पढ़ोगे।
ओवरऑल 3 पार्ट होते हैं एक सेल के। पहला क्या, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या, साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड नंबर पे आता है न्यूक्लियस। इन्हीं 3 पार्ट्स को पढ़ने में आज हम पूरा चैप्टर निकाल देंगे, पूरे 10 मिनट आगे निकालने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन अ सेल मेम्ब्रेन। अब जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं वो अंदर होते हैं एक सेल के, और बाहर वो किससे कवर्ड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, पहले भी हम पढ़े थे। ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा, ये किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसीलिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। The membrane separates cell from one another and also the cell from surrounding medium। अब ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सेल को सेपरेट करती है बाकी सेल से, ऐसा ना हो सब मिल जाए आपस में, और सराउंडिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, पोरस यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि भाई सेल को भी तो खाना खाना है, तो उसके अंदर चीज़ें अंदर भी जाती हैं और सेल के थ्रू बाहर भी आती हैं, एक्सक्रीट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सेल भी होती हैं। The boundary of the onion cell is cell membrane covered by another thick covering called cell wall। अब यहाँ पे आपके लिए कौन सा फोटो दे रखा है, सेल वॉल ऑब्जर्व्ड इन एन अनियन पील, यानी कि अनियन के छिलके को जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसमें आप ये देखो, ये जो पूरा अंदर भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है, ये जो सेंटर में दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये क्या बाउंड्री है, ये है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स। आ गया समझ में, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। ये भी समझा दिया सेल वॉल। अब देखो, इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और आउटर थिक लेयर होती है सेल, किसमें, प्लांट्स में, जिसे कहते हैं सेल वॉल, है ना, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, पहले ही पढ़ा था। ये एडिशनल लेयर है सराउंडिंग की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इसकी कोई और ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, पहली एंड बुझो कुछ नहीं बुझना। ह्यूमन चीक सेल, ये भी देख लो, हमारे गालों के सेल कुछ ऐसे दिखते हैं, इसमें भी सेम एकदम स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो न्यूक्लियस के बाहर जो वॉल होती है ना उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट जनरल चीज़ें पता रखो। एंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज साइटोप्लाज्म। भैया देखो, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस। बहुत डीप में तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, बस तुम्हें पता होना चाहिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। क्या होता है भैया, ये लो क्या कर दिया हमने, हटाओ इसको सबको। हाँ जी, तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स, अब एक सेल के अंदर बहुत सारे और कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन किससे बनी है, सेल से। सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनीलीज। क्या कहते हैं, ऑर्गेनील्स। बहुत ही छोटे होते हैं, है ना, जिसमें क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब 10th क्लास में पढ़ोगे आप बहुत अच्छे से, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं। बट अभी के लिए भूल जाओ, अभी बस इतना याद रखो कि ये सेल के अंदर होते हैं, और ये सब किस में मिलते हैं, हमें साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। बात खत्म, साइटोप्लाज्म आगे समझ में। अब देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लिविंग सेल है। जैसे कि आपका हार्ट है ना आपकी बॉडी में, ऐसे ही न्यूक्लियस होता है एक सेल में। ये जनरली स्फेरिकल होता है और लोकेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ सेल। जनरली का मतलब बच्चों क्या होता है, जनरली मतलब ऐसा नहीं होगा कि सब में, भाई एक्सेप्शंस हैं। जनरली हम बोल रहे हैं मतलब लगभग सब में ऐसे ही सेंटर में पाया जाता है। अब तुम ये मत कहना कहीं में साइड दिख गया, भैया वो अनियन वाले में तो साइड में था, अरे यार वो जनरल बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सेंटर में पाया जाता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। भैया स्टेन्ड क्या होता है, देखो स्टेन्ड क्या होता है, देखो ये जो होते हैं ना इनके इतने डल कलर्स होते हैं, दिखते नहीं है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनके ऊपर डाई कलर कर देते हैं, पेंट डाल देते हैं, और उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ताकि हर चीज़ को एक कलर मिल जाता है, तब उसको देखना आसान हो जाता है। न्यूक्लियस इस, अब देखो खुद तुम सोचो, अगर एक पूरा सेल है जो पूरा वाइट कलर का है, अब वाइट कलर को तुम माइक्रोस्कोप में ढूंढो कुछ दिखेगा नहीं, बट उस पर तुमने ग्रीन कलर पोत दिया पूरे में, तो शायद चीज़ें अलग अलग दिखने लगेंगी। आगे समझ में, तो इसीलिए इसे स्टेन करा जाता है, किसी भी सेल को स्टेन करते पहले। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बता दिया था ना आपको मैंने, इसका बस फंक्शन याद रखना है। ये मेम्ब्रेन भी पोरस होती है और अलाउ करती है मूवमेंट्स का अंदर और बाहर। साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। देखो अगर आप बहुत ही हाई लेवल का एक क्या माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे तो आप न्यूक्लियस के अंदर भी देख सकते हो, और वहाँ आपको क्या मिलेगा, एक छोटी सी बॉडी जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के साथ साथ आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि क्रोमोजोम्स मिलेंगे। और क्रोमोजोम क्या होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और फोटो क्या तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ, बड़ा तुमने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये ऐसे डीएनए, हमारा डीएनए जो होता है ना ऐसे ऐसे करके,
ये पूरा क्रोमोसोम्स ही होते हैं और कुछ नहीं होता। और ये क्या कैरी करते हैं, ये हमारे जीन्स कैरी करते हैं। आपने ऐसा सुना होगा ना, जब एक पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैचिंग होती हैं, आंखें किसी से मैच कर रही हैं, बाल किसी से, जीन्स की वजह से कि भाई जेनेटिक, जैसे कहते हैं ना हम, जेनेटिक ही हमारे अंदर आया है उसके अंदर नहीं आया है, जी जेनेटिक बीमारी है, ये सारी चीज़ें। तो वो जो जीन्स होते हैं ना वो हमारे न्यूक्लियस ही कैरी करते हैं और ये हेल्प करते हैं कि इसमें इनहेरिटेंस में और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा, पेरेंट्स से बच्चे में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो किसकी वजह से आ पाते हैं, क्रोमोसोम, जीन्स की वजह से। अब क्रोमोसोम कब भी दिखते हैं, तब जब सेल डिवाइड होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जीन क्या होता है, जीन पढ़ लो अच्छे से भैया। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, इनहेरिटेंस की यूनिट है। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटरी यानी कि बाप से बेटे में आने वाले, या मतलब पेरेंट से बच्चों में आने वाली वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। होता ही है, अगर आपके पेरेंट्स भाई बहुत इंटेलिजेंट है तो चांस है आप भी इंटेलिजेंट होगे। आपके पेरेंट्स टेक्नोलॉजी में इतने स्मार्ट नहीं है तो हो सकता है आप भी नहीं हो सकते, है ना। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100%, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। अब न्यूक्लियस में इन एडिशन टू इट्स रोल इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर। अब उसका ठीक है, इनहेरिटेंस में तो काम समझ में आ गया, उसके अलावा वो कंट्रोल सेंटर का भी काम करता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, एक लिविंग सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी, उसको कंबाइंडली बोला जाए तो उसे कहते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म था ना, अब न्यूक्लियस भी इंक्लूड कर दो और साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड कर दो, सबको एक साथ बोलो तो क्या बोलते हैं हम उसको, प्रोटोप्लाज्म। एक नया वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। कोई बोले तो कंफ्यूज मत होना, प्रोटोप्लाज्म मतलब भैया सारा कंटेंट, समझ में आ गया ना। इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर देता है। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक। देखो भाई, सेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनमें सेल की उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस था उसकी एक मेम्ब्रेन थी, तो न्यूक्लियस बाहर नहीं जा रहा था, न्यूक्लियस की सारा आइटम सब अंदर ही था और साइटोप्लाज्म का सारा आइटम उनके पास था। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ये वॉल नहीं होती, तो सब कुछ फैला हुआ होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और सिंपल सी बात है, जिनके अंदर ये सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसीलिए आप देखोगे बैक्टीरिया वगैरह के पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई हाथ पैर नहीं होता हमारी बॉडी की तरह, है ना। बैक्टीरिया तो कैसा भी हो सकता है, यही रीजन है। और वहीं पे बात करें जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूकैरियोट्स, है ना। आ गया समझ में, जिसमें न्यूक्लियस ट्रू होता है, मतलब एकदम प्रॉपरली दिखता है अलग से कि ये न्यूक्लियस है। आई होप अब आपको क्लियर है, इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। ऑलमोस्ट चैप्टर एंड हो चुका है, फटाफट देखते हैं। अब जब आप ऑनियन पील को ऑब्जर्व कर रहे थे तो वहाँ पे आपको बीच में छोटे छोटे छेद मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक फोटो देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे वाइट गैप, एकदम खाली, कुछ नहीं है, इन्हें हम कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, वैक्यूल, है ना। ये एक सिंगल बड़ा सा भी हो सकता है और वहीं पे कुछ छोटे छोटे भी हो सकते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आगे समझ में वैक्यूल्स क्या होता है। अब बात करते हैं, यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है पूरा, है ना, ये साइड में, इसमें आपको कलर्ड बॉडीज, ग्रीन, येलो, ये सब दिख रहे हैं। ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। क्या है ये, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट। ये हमारी बॉडी को कलर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। कोई ग्रीन पिगमेंट का है तो वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है ना। ग्रीन कलर आपने पहले भी पढ़ा था, प्लास्टिड्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और आपने ये पहले भी 6-7 में भी पढ़ा था कि यही रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स में, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। वेरी गुड। और अब आ चुके एकदम लास्ट, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को ध्यान से समझना। बस ये फोटो को ध्यान से देखो और यहीं समझ जाओगे। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आपको मल्टीपल छोटे छोटे वैक्यूल दिख रहे हैं, वहीं प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा वैक्यूल आ गया। न्यूक्लियस यहाँ पे एक बड़ा सेंटर है ना, कहीं कोने में है, यहाँ पे एकदम सेंटर न्यूक्लियस है, वहीं पे वैक्यूल हो गया। सेल मेम्ब्रेन, इधर देखो सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, इधर सेल वॉल भी है और यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही है और कुछ नहीं है ना। साइटोप्लाज्म इसका कितना है और इसमें देखो कितना ज़्यादा साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें खुद ढूंढोगे अपने टीचर की हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन यहाँ होती है। और विद दिस हमने
पूरा चैप्टर 20 मिनट में कवर कर दिया। इतना बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और आप बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने भैया को, है ना। ये सारी चीजें जो जितनी आपको दिख रही है हमने सब कवर कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके फटाक से बता दो भाई कि मजा आ गया कि नहीं आ गया। मुझे तो मजा आ गया है कि नहीं, और ऐसी और जबरदस्त वीडियो लाते रहूंगा चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।